हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था। आज नेक्स्ट 26 नंबर से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कार्टिलेज फॉर्म्स एडम्स एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है कि ऐसा कौन सा कार्टिलेज होता है जो क्या करता है, एडम्स एप्पल फॉर्म करता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, जो कहाँ होता है, गले में पाया जाता है। ठीक है, गले में पाया जाता है थायराइड रीजन में। तो कौन सा हमारा कार्टिलेज होता है जो एडम्स एप्पल फॉर्म करता है, उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा थायराइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड इज कॉल्ड। मतलब ब्लड और टिश्यू जो ऊतक होते हैं और ब्लड होता है, इनके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, ये हमारी क्या है, एल्विलाई है, और ये हमारी क्या है, कोई एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये हमारी एल्विलाई है, ये ब्लड वेसल्स है। अब गैसे एल्विलाई से यहाँ आना और ब्लड से एल्विलाई में जाना, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पर CO2 जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल्स के लेवल पर, जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, इन दोनों को मिला के हमारा क्या होता है, वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट वर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। विच नर्व कंट्रोल डायाफ्राम मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कौन सी नर्व होती है जो डायाफ्राम के क्या होते हैं, मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। वैगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व और एसेसरी नर्व। तो वैगस हमारी कौन सी होती है, ये तो 10th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, ये फ्रेनिक एक अलग नर्व होती है। हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल क्या होती है, 12th क्रेनियल नर्व होती है। और स्पाइनल एसेसरी 11th क्रेनियल नर्व होती है। तो जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम को जो कंट्रोल करता है, वो हमारी कौन सी होती है, फ्रेनिक नर्व होती है। नर्व ऑफ डायाफ्राम भी इसे कहते हैं, नर्व ऑफ डायाफ्राम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, मतलब एक तरीके से ये रिजर्व है। नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के बाद हम इतनी और ले सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस नॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ हम जो एडिशनल लेते हैं, एडिशनल एयर हम जो इनटेक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में जो एयर हम इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम फोर्स के साथ ताकत लगा के जो एयर को इनहेल कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला दो तो इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम के साथ में जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट फोर्स के साथ, ताकत के साथ जो एयर को एक्सहेल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये रिजर्व है, हम इतनी और निकाल सकते हैं, ये रिजर्व है मतलब इतनी और ले सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मतलब मैक्सिमम इतना ही अमाउंट हम क्या करते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना ही एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, मैक्सिमम हम पूरी जोर के साथ पूरा फोर्स लगा के जो एयर इंस्पायर कर सकते हैं, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें पहले टाइडल वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, एयर एक्सहेल फोर्सफुली, भाई एक्सहेल नहीं, एयर इनहेल फोर्सफुल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। हाँ बिल्कुल बात सही है। एयर इनहेल, एयर क्या होती है, इनहेल होती है आफ्टर, एयर इनहेल होती फोर्सफुली, फोर्सफुल एयर को इनहेल करते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद जो फोर्स के साथ इनहेल कर ली, उसी को बोलते हैं हम क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो दो टाइप से हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, नोज आती है, नॉस्ट्रिल आते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल नोज, नॉस्ट्रिल आता है, ठीक है, फेरिंग्स आती है और फेरिंग्स के बाद लास्ट में क्या आ जाता है, लैरिंग्स आ जाती। अब जो लैरिंग्स के नीचे का पोर्शन होता है वो सारा क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि ट्रैकिया होती है, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, एल्विलाई होते हैं, ये सब आता है, ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो कौन सा पार्ट नहीं है भाई, अब आप समझ गए होगे। देखो नोस मैंने बता दिया ये पार्ट है, फेरिंग्स भी पार्ट है, नॉस्ट्रिल भी पार्ट है और लैरिंग्स भी पार्ट है। क्या नहीं है, ट्रैकिया नहीं है। ट्रैकिया क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो क्या होता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो लैरिंग्स वाला रीजन है वो क्या होता है, डिवीजन पॉइंट होता है। लैरिंग्स से ऊपर का जितना पोर्सन होगा उसे हम कहेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे का होगा उसे कहेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, LRT, URT। अमाउंट ऑफ एयर इन वन नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड, अभी हमने यही बताया था थोड़ी देर पहले, एक नॉर्मल ब्रीथ आदमी नॉर्मल कंडीशन में जो एयर ले रहा है, जो छोड़ रहा है, नॉर्मल कंडीशन में जो एयर इंस्पायर कर रहा है और जो छोड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इसका ml अप्रॉक्स होता है 500 ml पर ब्रीथ। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो हम 500 ml एयर अंदर लेते हैं, अप्रॉक्स 500 ml क्या करते हैं, छोड़ते हैं। विच मसल असिस्ट इन इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और क्या है, बैक मसल्स। तो आपको समझने की बात यहाँ पर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा क्या होता है, इंस्पायरेशन की बात की है तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर यहीं पर वो कह देता फोर्स्ड इंस्पायरेशन तो हो जाता है एब्डोमिनल मसल्स। फोर्सफुल जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो एब्डोमेन जो पेट की मसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, मतलब वो मसल्स इन्वॉल्व होती। अच्छा वो कह देता है एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती, तो आंसर हो जाता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, आंसर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यूज होती है। अच्छा इंटरकॉस्टल का मतलब है रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है और बाहर की साइड होती है, बाहर की साइड रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट होती है। अच्छा अंदर की साइड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है रिब्स के बीच में, अंदर की साइड क्या होती है, अंदर की साइड क्या होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल होती है। कॉस्टल वर्ड रिब्स के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल टर्म है, कॉस्टल वर्ड रिब्स के लिए यूज होता है। कंट्रोल सेंटर फॉर रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंट्रोल सेंटर होता है रेस्पिरेशन के लिए वो कहाँ पाया जाता है। पॉन्स एंड मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ होता है भाई, तो कहाँ होता है ये, पॉन्स एंड मेडुला में होता है, पॉन्स एंड मेडुला में होता है। आगे बात करते हैं हम, विच गैस रेगुलेट ब्रीदिंग रेट मोस्ट स्ट्रांगली, तो कौन सी ऐसी गैस होती है जो ब्रीदिंग रेट को मोस्ट स्ट्रांगली क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। कौन सी गैस श्वसन की दर को सबसे अधिक नियंत्रित करने का काम करती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस होती, ऑक्सीजन नहीं होगा भाई, ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है। जो रेस्पिरेशन होता है उसको रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का रोल है वो इनसिग्निफिकेंट है, यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इनसिग्निफिकेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेट करने का रेस्पिरेशन की रेट को, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और घटता है तभी बॉडी में चेंजेस होते हैं, चेंजेस होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक ठाक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये क्या करती है, एसिडिक गैस होती है और ये क्या करती है, एसिडोसिस कर देती है, एसिडिटी कर देती है पूरी बॉडी में, ब्लड को एसिडिक कर देती है। इसीलिए ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन एट, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कहाँ पर बाइंड करती है, सबको पता होगा भाई, एल्विलाई के लेवल में बाइंड करती है। और बाइंड विद हीमोग्लोबिन एट
कहाँ हीमोग्लोबिन आयरन एटम से, ग्लोबिन प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन से और व्हाइट ब्लड सेल से। तो कहाँ करती है? एल्विलाई के लेवल पे करती है, एल्वियोलाई के लेवल पे। और किससे? आयरन से। आयरन एटम होता है वो हीम को बाइंड करने का काम करता है। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज इन लंग्स, तो लंग्स में जो एक्सचेंज होता है, एक्चुअल साइट क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज की। सबको पता होना चाहिए क्या होती है? एल्विलाई होती है। एल्विलाई में एक्चुअल एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। विच लंग्स इज स्मॉलर, तो कौन सा जो लंग्स होता है वो स्मॉलर होता है। तो ये तुमको याद रखना होगा। जैसे लंग्स हमारे क्या होते हैं? इस टाइप से होते हैं। ये हमारा क्या होगा? राइट लंग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग। तो जो लेफ्ट लंग होता है, एक तो वो कर्व होता है कुछ इस टाइप से, जिससे थोड़ा छोटा हो जाता है। ये कर्व इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। यहाँ पर हार्ट लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड ये जो हार्ट होता है इस लंग को क्या करेगा? वल्ज करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, जिससे ये क्या होता है? थोड़ा कर्व हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है, स्पेस दिखता है एक्चुअल लंग में। एक्चुअल लंग में हमने देखा है तो प्रॉपर हार्ट का इंप्रेशन दिखता है कि यहाँ पर क्या है? हार्ट यहाँ पर क्या है? लोकेटेड है, कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, इस टाइप से दिखता है। तो लेफ्ट साइड हार्ट होता है, कंप्रेस करता है, उस वजह से कि क्या होता है? इसका स्पेस मतलब लंग्स होता है वो छोटा हो जाता है। तो आप याद रख सकते हो, ये तरीका है कि याद रखने का कि जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है क्योंकि वहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए क्या होता है? हार्ट भी होता है। तो लेफ्ट लंग। विच हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। भाई क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, उसका काम होता है। तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन, इरिथ्रोपोइटिन, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल। तो यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से तो भाई 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। देखते हैं आंसर क्या होता है। ठीक है, इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्टिसोल क्या होता है? ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये भी रेगुलेट करने का काम करता है, बाकी और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करता है, ये भी नहीं होगा। अब थायरॉक्सिन तुम्हारा होता है, और इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निकलता है? ये किडनी से निकलता है। किडनी की क्या तुमने पढ़ा होगा? मैकुला डेंसा सेल, मैकुला डेंसा सेल, वहाँ से निकलता है। ठीक है, ये जो मतलब थायरॉक्सिन होता है, ये कहाँ? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये दोनों क्या करते हैं? आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। पर आंसर इरिथ्रोपोइटिन दिया है, पर आंसर दोनों ठीक होंगे। मोर ज़्यादा ठीक तो ये होगा, पर दोनों ठीक हो सकते हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों का काम है आरबीसी को प्रोड्यूस कराना, स्टिमुलेट करना। विच स्ट्रक्चर इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर पासेज, तो फूड और एयर को पास करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो कॉमन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। फेरेंक्स होता है। अच्छा, लैरिंक्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसे साउंड बॉक्स कहते हैं, क्योंकि जो आवाज़ निकालने का काम होता है वो इसी का होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज मेनली बाई, तो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली किसके थ्रू होता है? तो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा के थ्रू, बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स किसके थ्रू होता है भाई? होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। अप्रॉक्स 97 से 98% जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू या आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट वॉलेंट्री ब्रीदिंग, वॉलेंट्री ब्रीदिंग का मतलब है अपनी मर्जी से तुम्हें क्या करना है? सांस को बढ़ाना है या कम करना है। ये काम किसका होता है? याद रखना, यहाँ वॉलेंट्री वर्ड आ गया है। जब वॉलेंट्री वर्ड आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ऊपर रेगुलेशन का काम कौन कर रहा था? मेडुला और पॉन्स कर रहा था, लेकिन अब जब आएगी वॉलेंट्री रेगुलेशन या वॉलेंट्री रेगुलेट द ब्रीदिंग की बात, तो क्या होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। विच इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन, अभी ऊपर बताया वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स किसे कहते हैं? तो हम किसे कहते हैं? लैरिंक्स को कहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? सबसे मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लगभग 97 से 98% क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अलावा 20 से 25%
कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड और 97 से 98% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो आंसर दोनों वाला मोर करेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है। इंस्पायरेशन, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प इन, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स किस में हेल्प करती हैं? ऊपर बताया है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे रिब्स और स्टर्नम क्या करता है? अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड मूव करेगा, जिससे क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर का जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक चैम्बर का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो तुमने पढ़ा होगा जो वॉल्यूम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, गैस लॉ, नॉर्मल गैस लॉ जो होता है, आइडियल गैस लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है B। अंदर का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स किस में हेल्प करती हैं? वो करती हैं इंस्पायरेशन में। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट, तो एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? तो 12 to 20 टाइम। अच्छा, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट वगैरह होते हैं, इनमें 40 से 50 तक होती है, रफली मैं बता रहा हूँ, हर एज के बच्चों में अलग होती। अगर लेस देन 6 मंथ का है, ठीक है, तो 60 होगी, ठीक है, अप्रॉक्स 60 के आसपास होगी, 1 मिनट में 60 बार सांस लेगा। अगर यही अगर यही हो जाएगा 6 मंथ से 1 साल का हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? अप्रॉक्स 50, और 1 से 2 साल का होगा तो अप्रॉक्स 40, ठीक है। और एडल्ट में कितनी होती है? 12 से 20। तो बच्चों में रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होती है नॉर्मल से, ये याद रखना। द ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड, तो वोकल कॉर्ड्स की मतलब ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड, जो वोकल कॉर्ड की ओपनिंग होती है या वोकल कॉर्ड के बीच की जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और फेरिंग्स और लैरिंग्स, कुछ इस टाइप से होता है। देखो यहाँ पर होते हैं वोकल कॉर्ड्स लगे हुए, ठीक है, और ये हमारी क्या है? ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया जो यहाँ पर ओपन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हो रही है, इस ओपनिंग को कहते हैं, इनके बीच में एक ओपनिंग होती है ग्लॉटिस इस ओपनिंग को कहते हैं। अब देखो तुम, इसी के ऊपर क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, जो जब हम फूड को इनटेक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो ये क्या करता है? इस टाइप से क्लोज कर लेता है, इसे क्लोज कर लेता है, जिससे फूड है वो इसमें ना जा पाए, फूड पार्टिकल ट्रैकिया में ना जा पाए। और पीछे क्या होता है हमारा? ये क्या होता है? ये ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस। समझ आया? नहीं आया? एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया में यहाँ पर ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है, ग्लॉटिस कहते हैं। अच्छा, यहीं पर ऊपर क्या होते हैं? साइड से वोकल कॉर्ड चारों साइड से पाए जाते हैं, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहेंगे? ग्लॉटिस कहेंगे। अच्छा, ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? ग्लॉटिस के ऊपर एक इस टाइप से ओपनिंग पाई जाती है, मतलब एक फ्लैप पाया जाता है। इस फ्लैप को हम क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब ऊपर है ग्लॉटिस के, तो एपीग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है? जब हम फूड को खाते हैं तो ये फूड को इसमें ट्रैकिया में नहीं जाने देता। अगर ट्रैकिया में जाएगा फूड तो खांसी आएगी, बहुत तेज इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो फूड कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है, ठीक है। और ये हमारी ईसोफेगस है, ईसोफेगस में फूड आता है, माउथ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा क्या होगा? माउथ, कुछ इस टाइप से फूड आएगा, ठीक है। तो क्या होता है? इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। विच लंग हैज कार्डियक नोच? आ गया वही क्वेश्चन। तो कार्डियक नोच किस लंग में होगी? इस टाइप से, अभी हमने तुम्हें बताया था, कुछ इस टाइप से होता है। नहीं, अच्छा नहीं बना भाई। इस टाइप से होता है लेफ्ट लंग, तो ये कार्डियक नोच है। तो कार्डियक नोच कौन से लंग में पाई जाती है भाई? लेफ्ट लंग में पाई जाती है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, तो वही बात कही जा रही कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। एक पर्सन ने क्या किया? मैक्सिमम इनहेल कर लिया, जितना उसे इनहेल कर मिली यार। तो मैक्सिमम जो इनहेल करेगा वो यार वो क्या होगी तुम्हारी? वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। मतलब मैक्सिमम जितना इनहेल करता है, तो पहले टाइडल वॉल्यूम करेगा, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करेगा, तो मैक्सिमम कर लिए। ये मैक्सिमम हमारी क्या हो गई? ये मैक्सिमम वॉल्यूम हमारी क्या हो गई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक पर्सन ने क्या किया? पहले ये वॉल्यूम अंदर करी,
ठीक है। उसके बाद और जोर लगाया, ये भी चली गई। उसके बाद क्या किया इसने, क्या किया, फोर्सफुल एक्सपेल्ड कर दिया। एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, सबसे ज़्यादा कितना एक्सहेल कर सकता है। तो पहले टाइडल वॉल्यूम निकालेगा, उसके बाद क्या निकालेगा, टाइडल के बाद वो क्या निकाल देगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल देगा। दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, दोनों को मिला के ये क्या होगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक ले जाती हैं। जैसे एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाएं, ये हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर हमने लंग्स बना दिया एक, ये लंग्स है। तो देखो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ये गया लंग्स में, और लंग्स से कहाँ ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से पूरी बॉडी में चला गया। फिर से सुनो एक बार, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ जाए, कहाँ आ गया, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली जो वेसल है, उस वेसल को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सिर्फ यहाँ पर एक जगह और करती है, यूट्रस की बात करेंगे लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है। आपको याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी पूरी बॉडी में एक ऐसी वेसल होती है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अच्छा, यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, तो ये कौन सी वेसल होगी, तो ये हमारी वेसल होगी कौन सी, पल्मोनरी वेन। नॉर्मल वेन क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, पर जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो आंसर क्या होगा भाई, क्या पूछा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो पल्मोनरी वेन। आंसर आदमी आर्टरी लगा देगा बिना कुछ समझे कि आर्टरी में होता है, पर नहीं, उल्टा होता है। यहाँ ऐसे होता है, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन। तो यूट्रस की जो आर्टरी और वेन होती है, तो यूट्राइन जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और यूट्राइन वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पर वो आपके लेवल का नहीं है। और आज का क्वेश्चन आ गया लास्ट, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला। तो मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है कंट्रोल द ब्रीदिंग रिदम, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्रोड्यूस म्यूकस। तो उसका काम होता है ब्रीदिंग की रिदम को कंट्रोल करना। अच्छा, रिदम क्या होती है, रिदम क्या होती है, रिदम का मतलब है नॉर्मल जो हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जैसे मतलब 1 मिनट में 12 से 16 टाइम ले रहे हैं, ठीक है, या 12 से 20 टाइम ले रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा है 12 से 16 टाइम, ठीक है, नॉर्मल 12 से 20 हम लेते हैं। 1 मिनट में 12 से 20 टाइम हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब हम ले तो इसी 12 से 20 बार ले रहे हैं, पर कभी जो सांस है वो हमने क्या 5 सेकंड में ले ली एक बार, कभी हमने 10 सेकंड में ले ली एक बार, कभी 15 सेकंड में, कभी 12 सेकंड में, कभी हर 1 सेकंड में। तो ये क्या है, ये वेरी कर रहा है। मतलब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, एवरेज मान लो 15 टाइम, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 15 चौका 60, मतलब 4 सेकंड में एक बार सांस लेना चाहिए एक पर्सन को। 4 सेकंड में एवरेज निकालोगे, 4 सेकंड में एक बार एयर को इनहेल और छोड़ना चाहिए। पर क्या हो रहा है, कभी 1 सेकंड में ले ली, कभी 10 सेकंड में ले ली, कभी 15 सेकंड में ले ली, कभी 12 सेकंड में ले ली और छोड़ दी। तो क्या हो रहा है, ये इसकी जो रिदम है, रिदम वो टूट गई है, रिदम खराब हो गई, मतलब ये रिदम है वो गड़बड़ा गई है, ठीक है, कोई डिजीज हो गई। ये जो सेंटर है प्रॉपर मेडुला काम नहीं कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने का काम होता है, इस रिदम को प्रॉपर बनाए रखने का काम होता है किसका, मेडुला का। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।